7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे तो शनिवार तक क्लियर हो जाएंगे। अगली बड़ी लड़ाई अभी यूपी में भी है, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मैनपुरी की करहल की सीट है, जो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बन जाने के बाद इस्तीफे से खाली है। इनमें अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या का लोकसभा चुनाव जीत गए तो वो खाली हो गए। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट है, जो सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा मिलने के बाद खाली हो गई। इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, जहां से सपा के जियाउर रहमान विधायक थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है, जहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब अंबेडकर नगर के सांसद बन गए। 10 सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी है, जहां से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए। इसके अलावा फूलपुर की विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो अब सांसद बन गए। साथ ही मंझवा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद बिंद अब भदोही से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा गाजियाबाद सदर सीट पर अतुल गर्ग विधायक थे, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होगा, जहां पर बीजेपी के विधायक रहे अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए। उपचुनाव की इन 10 सीटों का गणित भी समझ लीजिए। इनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ की सीट है। 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर। मंझवा की सीट बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के पास है, और मीरापुर की सीट आरएलडी के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। यानी 5 सीटें इंडी गठबंधन के पास हैं, 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। यानी यहां भी मुकाबला कांटे का है और जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। यह उपचुनाव यूपी के सीएम के लिए लोकसभा चुनाव में मिली हार से कमबैक करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी की मौजूदगी में बनी रणनीति के तहत 10 सीटों के लिए 16 मंत्रियों की टीम उतार दी गई है। खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों पर यूपी सरकार में सीनियर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। जैसे मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को दे दी गई है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह को सौंपी गई है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का जिम्मा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल एस के कोटे से राज्य मंत्री आशीष पटेल को दिया गया। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदरकी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को प्रभारी बनाया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को सौंपी गई। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह पिछले चुनाव में अपनी जीती हुई सीटों पर कब्जा बनाए रखने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मैदान में उतार दिया कि जाओ देखो कैसे क्या करना है। जैसे गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को दे दी गई, जो गाजियाबाद की ही साहिबाबाद सीट से विधायक है। प्रयागराज की फूलपुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को प्रभारी बना दिया गया। अलीगढ़ की जो खैर सीट है, उसका जिम्मा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपा गया। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों की जीती हुई 2 विधानसभा सीटों पर भी दोबारा जीत का प्लान तैयार किया। इसके लिए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए आरएलडी कोटे से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को प्रभारी बनाया गया, जबकि मिर्जापुर की मझवा सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को दे दी गई है। यानी यूपी में इस उपचुनाव में जबरदस्त जोर लगा रही है बीजेपी। यूपी में कमबैक के लिए योगी लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। आज ही सीएम योगी ने यूपी में लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र बांट दिए, जो काफी समय से लटके हुए थे। लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र क्लियर करने के साथ ही सीएम योगी ने सपा का पुराना राज याद दिलाया कि चाचा भतीजे के जमाने में क्या होता था। सुनिए सीएम योगी ने चाचा भतीजे पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे।
मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने तो उपचुनाव के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन अखिलेश यादव कौन सा बैठने वाले हैं? वो भी पूरी तैयारी टाइट किए हुए हैं। जैसे अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में उतार सकते हैं, कहा जा रहा है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से अखिलेश यादव लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दे सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अमरनाथ मौर्य को उतार सकते हैं। अमरनाथ मौर्य ने फूलपुर लोकसभा सीट मजबूती से लड़ा था और कम वोटों के अंतर से हारे थे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़कर ही सांसद बने हैं। यहां से वो अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के पौत्र हैं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव उपचुनाव की सीटों पर अपने नेताओं से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव उपचुनाव में भी पीडीए की रणनीति के तहत ही उतरेंगे माना जा रहा है। इधर इंडी गठबंधन और एनडीए का टेस्ट होना है। दूसरी तरफ देश में एक ऐसी पार्टी और ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति अलग ही लेवल पर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें 38 आरोपियों का नाम है। इसमें 37वें नंबर के आरोपी के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज है और 38वें आरोपी के रूप में आम आदमी पार्टी का भी नाम दर्ज है। सोचिए, जो पार्टी और नेता राजनीति बदलने आए थे उनकी हालत यह हो गई कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाकर उसका नाम चार्जशीट में डाला गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। उन्हें गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया की जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है। इस वजह से पार्टी के हर काम के लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया था। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने 17 मई को दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 12 जुलाई का प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल के 11 बार बयान दर्ज किए गए और वो कई बार सवालों के गोलमोल जवाब देते दिखे और जानकारी छिपाने की कोशिश की। इधर केजरीवाल का जेल से छूटना मुश्किल लग रहा है, उधर उनकी पार्टी धीरे धीरे टूटनी शुरू हो गई। केजरीवाल की पार्टी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से एक नेता राजकुमार आनंद तो केजरीवाल सरकार में मंत्री थे और कुछ महीने पहले ही मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद के साथ ही छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेद सिंह फोगाट ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी जो लोग एक वक्त पर केजरीवाल के साथ होते थे, अब वो केजरीवाल से दूर जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, विधायक ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, पार्षद ने ज्वाइन कर ली बीजेपी एक ही दिन। सुनिए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा। जब मैं दिल्ली का मंत्री बना, मैंने बहुत मेहनत की। सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था, वो कन्नी काटने लग जाते थे। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। यानी केजरीवाल के लोग न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दलितों से कोई लगाव ही नहीं था। वो केजरीवाल दलितों के मामले में कन्नी काटते थे। यानी केजरीवाल जेल में है और यहां पार्टी का अलग ही हिसाब किताब बैठा है।